बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जी, सिंपल माइक्रोस्कोप। याद रहे ये टॉपिक इस चैप्टर का बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप इसको लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही तैयार करेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैथमेटिकल डेरिवेशन को देख के आपने घबरा नहीं जाना कि भाई ये तो बुक में है नहीं। बुक में डियर स्टूडेंट्स डायरेक्ट मैग्नीफिकेशन का एक मैथमेटिकल फार्मूला यूज़ किया गया। अगर आप वो डायरेक्ट लिखेंगे तब भी आपको नंबर पूरे मिलेंगे। अगर आप उस फार्मूले तक पहुंचने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, प्रूव करेंगे कि वो फार्मूला आता कैसे है, तो तब भी डियर स्टूडेंट्स आपको नंबर पूरे मिलेंगे। अगर ये आप प्रूव करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, एग्जामिनर आपके पेपर में ये प्रूफ देख के खुश होगा। ठीक है, बहुत आसान मैथमेटिकल डेरिवेशन है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ज़रूर लिखेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो फिर डियर स्टूडेंट्स आपका टाइम ज़ाया नहीं करते, स्टार्ट करते हैं टॉपिक के नाम पे गौर करें, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो पहला क्वेश्चन है कि माइक्रोस्कोप क्या है। ये भी आपसे अलग 2 नंबर की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तो फिर याद रख लें, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए जिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाता है उसे डियर स्टूडेंट्स माइक्रोस्कोप कहते हैं। तब इसकी वर्डिंग यहाँ पे मेंशन करते हैं, साथ साथ लिखेंगे आप कि अगर ये डेफिनेशन आती है तो आप 2 नंबर के लिए कैसे लिखेंगे। तो इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डियर स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट used to see very small objects, छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए जिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज किया जाता है डियर स्टूडेंट्स, उसे क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स इन जनरल जो हम मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला यूज करते हैं वो है m इज इक्वल टू एंगुलर साइज ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नीफाइंग ग्लास टू द, यानी कि बेसिकली रेशियो है ना, एंगुलर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट सीन विदाउट मैग्नीफाइंग ग्लास। यानी कि इन जनरल जो मैग्निफिकेशन का फार्मूला है वो ये है। इसको मैथमेटिकल कैसे लिखते हैं आपको समझ आ जाएगी। अभी हम सिंपल माइक्रोस्कोप का फार्मूला नहीं लिखने लगे, इन जनरल जो फार्मूला हम लिखते हैं वो मैं बताने लगा हूं। तो ये है डियर स्टूडेंट्स एक्चुअल में m मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू थीटा डैश ओवर थीटा। तो आप सिंपल कह सकते हैं यहाँ पे कि एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू द ऑब्जेक्ट, ये वो एंगल है जो इमेज से बनेगा। अभी आपको डायग्राम से समझाएंगे, अभी फिलहाल इन जनरल याद रख ले। और इसी चीज को डियर स्टूडेंट्स समटाइम्स आप कहते हैं बीटा ओवर अल्फा, थीटा डैश ओवर थीटा को आप बीटा ओवर अल्फा, ये भी एंगल है वो भी एंगल है। सही, तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर ए। इस इक्वेशन ए को याद रखिएगा, ये इन जनरल हम मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला यूज करते हैं। अभी टॉपिक का मैथमेटिकल रिलेशन स्टार्ट नहीं हुआ, तो अब आते हैं जी, अपना टॉपिक क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप। भाई फिर सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, माइक्रोस्कोप का तो पता चल गया ना, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है। डियर स्टूडेंट्स सिंपल से फील करें कि बहुत सादा छोटी सी एक चीज़ होगी है, तो फिर आप पीछे पढ़ के आ रहे हैं कन्वेक्स लेंस। तो अगर कहीं पे आप डायरेक्ट कन्वेक्स लेंस का यूज़ कर रहे हैं, एक सिंगल कन्वेक्स लेंस यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब होगा कि वो सिंपल माइक्रोस्कोप ही है। तो अक्सर आपने डॉक्टर्स के हाथ में ना मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा, जिससे वो चीज़ छोटी को बड़ा करके देखना चाह रहे होते हैं। तो ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है ना, ये आपके पास क्या है, इसमें सिर्फ एक कन्वेक्स लेंस यूज़ किया गया है, तो यही सिंपल माइक्रोस्कोप है। तो फिर मैं यहाँ डेफिनेशन में लिख सकता हूँ कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है। सिंपल माइक्रोस्कोप डियर स्टूडेंट्स, इट इज अ सिंगल कन्वेक्स लेंस, और कुछ भी नहीं है। ये एक सिंपल एक कन्वेक्स लेंस है जिसको आप क्या नाम दे रहे हैं जी, सिंपल माइक्रोस्कोप का नाम दे रहे हैं। एग्जांपल मैंने आपको दे दी है कि जो मैग्नीफाइंग ग्लास डॉक्टर यूज करते हैं वही आपके पास सिंपल माइक्रोस्कोप है। अब जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सिंपल माइक्रोस्कोप के टॉपिक में वो ये है कि अगर आप छोटे साइज के ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखें कि जिसकी वजह से हमें इमेज बड़े साइज का नजर आए, मैग्नीफाई होके नजर आए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस सिंपल माइक्रोस्कोप के टॉपिक में याद रखने वाला, कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट को लेंस के आगे पीछे किधर रखें,
ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो फिर डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मैं यहाँ पे मेंशन करने लगा हूँ, साथ साथ आप पहले लिखेंगे फिर डायग्राम से आपको समझाएंगे, ठीक है ना। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between फोकस पॉइंट, या सिंपल आप फोकस भी कह सकते हैं, फोकस पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, फोकस पॉइंट क्या होता है, ये चीजें आप पीछे पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज तो आपने याद रख ली कि अगर आप छोटे साइज के ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखना चाह रहे हैं तो फिर ऑब्जेक्ट को कहां पे होना चाहिए, फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन होना चाहिए। ये याद रखिएगा निशानी, अभी डायग्राम में आपको समझाएंगे। अगली बात, नेचर ऑफ इमेज, तो फिर जो इमेज बनेगा उसकी नेचर क्या होगी, किस तरह का इमेज बनेगा, डायग्राम से समझाएंगे, पहले लिखने लगा हूं। इमेज होगा जी आपके पास मैग्नीफाई, बड़े साइज का आपको इमेज मिलेगा। उसके बाद विर्चुअल होगा, रियल में नहीं मिलेगा, विर्चुअल मिलेगा। और उसके बाद डिस्टेंस क्या सा होगा, इरेक्ट होगा, यानी कि अपराइट। ये तीन बातें अभी डायग्राम में देखेंगे कि वाकई आ रही हैं कि नहीं आ रही। अगली बात है अभी इमेज की पोजीशन क्या होगी, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये है तो फिर इमेज कहाँ पे बनेगा, उसकी पोजीशन क्या होगी। तो फिर रेफरेंस याद रखिएगा, इस सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। अब नियर पॉइंट कितना होगा, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, वो याद रख ले, कम से कम जो लीस्ट डिस्टेंस है वो है 25 सेंटीमीटर। ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है। इस लीस्ट डिस्टेंस पे आपको इमेज क्लियरली नजर आएगा, जो कि मैग्नीफाई भी होगा, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस है, 25 सेंटीमीटर। तो अगर इतने डिस्टेंस पे कोई भी आपके पास इमेज है ना, तो वो आपकी आंख को बिल्कुल डायरेक्ट, बिल्कुल वासे क्लियर बड़े साइज का नजर आता है, ठीक है। तो अभी ये सारी चीजें डायग्राम में हम समझेंगे। लिख तो हमने ली, अब आते हैं डायग्राम में। सबसे पहले देखें जी, ये हमारे पास रे डायग्राम है। सिंपल एक कन्वेक्स लेंस को यूज किया गया है। और अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जब आपको हम लेंसेज के डिफरेंट केसेस पढ़ा रहे थे, तब जो लास्ट केस था कन्वेक्स लेंस का, वो यही डायग्राम थी, सेम टू सेम यही डायग्राम थी, ठीक है। तो मेरा ख्याल है बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये बात समझी हुई है, पता है आपको कि यहाँ पे इमेज कैसा बन रहा है और किस तरह का बन रहा है, ठीक। तो लेकिन फिर भी एक दफ़ा रिपीट कर देते हैं, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे डायरेक्ट आए हों। डियर स्टूडेंट्स, ये सिंपल हमने एक कन्वेक्स लेंस यूज़ किया और इसका जो सेंटर है उसे ऑप्टिकल सेंटर का नाम देते हैं। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस से पास होने वाली जो हॉरिजॉन्टल या अलोंग एक्स एक्सिस लाइन होती है उसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक। और ऑप्टिकल सेंटर से लेकर फोकस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसे फोकल लेंथ कहते हैं। याद है ये चीजें। अब आ जाए जी, यहाँ पे देखते हैं कि इमेज कहाँ पे बनेगा और किस तरह का बनेगा। तो सबसे पहले देखें, सिंपल माइक्रोस्कोप में एक कन्वेक्स लेंस यूज होता है। तो देखें, एक कन्वेक्स लेंस यूज किया गया, क्लियर। अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्ट को कहां होना चाहिए, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन होना चाहिए। तो ये देखें, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन यहां पे हमने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। अब वही रूल्स याद रखें कन्वेक्स लेंस वाले, कि एक लाइट की रे पैरेलल जाएगी, ये देखें ये पैरेलल गई, यानी कि किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के। जैसे ही लेंस में से पास करेगी तो रिफ्रैक्ट होने के बाद वो फोकस पॉइंट में से गुजरेगी। तो ये देख सकते हैं आप, फोकस पॉइंट में से गुजर रही है। रूल 1 याद था ना। और दूसरा क्या था कि जब कोई लाइट की रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेगी तो फिर वो लेंस में से पास होने के बाद कहीं पे भी डेविएट नहीं होगी। तो देखिए, हो रही है डेविएट, नहीं हो रही ना। तो ये सेकंड रूल था, ठीक है। 3 रूल्स थे, 3 में से कोई 2 आप अप्लाई करेंगे तो आपका इमेज बन जाता है। तो अब यहां तक देखें कि आगे ये वाली लाइट की जो रेज है रिफ्रैक्ट होने के बाद आपको लग रहा है कि कहीं मिलेंगी जाके, एक पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी, नहीं ना। ये तो आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा दूर होती जा रही है एक दूसरे से, ऐसे ही है ना, डाइवर्ज होती जा रही है। तो ये कहीं भी आगे जाके मिलेंगी नहीं। तो इसका मतलब इमेज तो रियल बन ही नहीं सकता। हाँ, अगर इन
लाइट की रेज को हम इमेजिनरी तौर पे पीछे ड्रा करें, ऐसे पीछे लेके आए, देखें अब ये आपने सिर्फ समझना, ये रियल में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इमेजिनरी तौर पे अगर हम इनको पीछे लेके आए तो यहाँ पे देखें कि ये दोनों लाइट की रेज इमेजिनरी तौर पे यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, मिल रही हैं। तो जिस पॉइंट पे मिलेंगी वहाँ पे आपको इमेज मिलेगा। तो ये आ गया आपके पास इमेज, ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज है। अब ये इमेज कैसा है, ये इमेज कैसा है, देखें जी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी, नेचर ऑफ इमेज, जो इमेज बना है उसकी नेचर देखें। सबसे पहली बात कि मैग्नीफाइंग, कैसे पता चला, ऑब्जेक्ट का साइज देखें और उसके बाद इमेज का साइज देखें। यानी कि ऑब्जेक्ट के साइज पे आप अगर गौर करें तो ये देखें सिर्फ इतना है, और इमेज के साइज पे गौर करें तो ये देखें ये है इमेज का साइज। तो इमेज क्या है, बड़े साइज का है, तो इसका मतलब मैग्नीफाई हो गया ना। तो ये पहली चीज आ गई नेचर में। दूसरा क्या है, विर्चुअल, भाई लेंस से आगे बना है इमेज, नहीं, पीछे बना है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या होगा, इमेज विर्चुअल होगा। ये इमेज कैसा है डियर स्टूडेंट्स, विर्चुअल, ठीक है जी यहाँ तक। तो हमने नेचर में वही लिखा हुआ है, विर्चुअल। तीसरी चीज क्या है, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब बिल्कुल सीधा, ऑब्जेक्ट का एरो भी अपवर्ड है तो इमेज का एरो भी अपवर्ड है, तो इसका मतलब ये इरेक्ट इमेज है, या इसको बोलते हैं अपराइट। सही है ना, ये बातें सारी याद रखें, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन चीजें आपको सारी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो ये आपके पास इमेज है, तो इमेज की नेचर आ गई, क्लियर। आगे देखिए पोजीशन ऑफ इमेज, फिर इमेज की पोजीशन क्या होगी। तो देखें फोकस से बियॉन्ड इमेज बना है आपका, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। अब नियर पॉइंट से मुराद ये है कि अगर आपकी आंख यहां पे इस इमेज को देखना चाह रही है, ये यहां पे, सही है, तो इस आंख से उस इमेज तक का डिस्टेंस अगर लीस्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर हो तो ये वाला इमेज आपकी इस आंख को बिल्कुल क्लियर, वाज़े, बड़े साइज में नजर आएगा। तो इसीलिए हमने लिखा है कि ये इमेज तकरीबन एट नियर पॉइंट पे ही बनेगा, यानी कि 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनेगा, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि ये इमेज क्या होगा, मैग्नीफाई होगा, क्लियर। तो ये थे वो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने लिखने भी हैं और याद भी रखने हैं, और रे डायग्राम भी जरूर बनानी है पेपर में, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो। अब डियर स्टूडेंट्स, इस डायग्राम के बाद अगर आप डायरेक्ट एक ये वाला फार्मूला और एक ये वाला फार्मूला अगर आप लिख देंगे तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। साथ में जितनी बातें मैंने बताई हैं वो इस तरह से थ्योरी में लिखेंगे तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। लेकिन अगर कुछ बच्चे ये चाहते हैं कि भाई ये फार्मूला आता कैसे है, इसको प्रूफ करना है, तो फिर वो मेरे साथ यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे। लेकिन इस डायग्राम के साथ साथ ये दो डायग्राम भी आप हर हाल में पेपर में बनाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है उस फार्मूले के लिए। अगर आप डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे तब भी ये दो डायग्राम आपको बनानी होंगी, और अगर आप डेरिवेशन सारी करेंगे तब भी आपको ये डायग्राम बनानी होगी। डायग्राम इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक की, क्लियर। तो फिर स्टार्ट करते हैं जी मैथमेटिकली। डियर स्टूडेंट्स, जरा गौर से समझना है आप बातों को, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं। ए डायग्राम में देखें कि यहाँ पे आपकी आंख और उसके बिल्कुल सामने यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट। तो अब जो मैं बात याद करवाने जा रहा हूँ उसको याद रखिएगा। अगर आपकी आंख किसी चीज की हेल्प लिए बगैर, यानी कि किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज किए बगैर डायरेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को देखे, तो उस टाइम उस ऑब्जेक्ट का उस आंख पे बनने वाला जो एंगल होगा उसको नाम देंगे थीटा, क्लियर। अगर आपकी आंख डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देखे तो ऑब्जेक्ट का आंख पे बनने वाला जो एंगल होगा उसे कहेंगे थीटा, क्लियर है। तो ये थीटा की कहानी आपको समझ आ जानी चाहिए, क्लियर। उसके बाद सेकंड डायग्राम में देखें, अगर आपकी आंख, ये ऑब्जेक्ट है, ये आंख, और उसके सामने हमने एक लेंस को रखा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस को रख दिया। अब अगर आपकी आंख ऑब्जेक्ट को देखने के लिए किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प ले, यानी कि वो मोहताज है, डायरेक्ट नहीं देख सकती क्योंकि उसके आगे लेंस रखा हुआ है। जब लेंस रखा जाएगा तो कभी भी ऑब्जेक्ट आपकी आंख को डायरेक्ट नजर नहीं आएगा, तो इसका मतलब फिर इसको किसी चीज की हेल्प लेनी पड़ रही है ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, और वो क्या है, लेंस, क्योंकि उसको नजर नहीं आ रहा ना। तो फिर अगर आपकी आंख को किसी ऑब्जेक्ट के इमेज को देखने के लिए किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़े
तो उस टाइम इमेज का आंख पे बनने वाला जो एंगल होगा उसे कहेंगे थीटा डैश। अब यही थीटा डैश क्या है, बीटा, बी है बीटा, और यह थीटा क्या है, अल्फा। तो चाहे थीटा डैश ओवर थीटा लिखें चाहे बीटा ओवर अल्फा लिखें, बात एक ही है। अब जब आपकी आंख को किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत ना पड़े और आपकी आंख डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देखे तो इसे बोलते हैं अनएडेड आई, यानी कि उस आंख को किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ रही देखने के लिए। और जब आपकी आंख को किसी चीज़ के इमेज को देखने के लिए किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़े तो उसे कहते हैं एडेड आई, यानी कि वो किसी चीज़ की मोहताज है, वो चीज़ उसको मिलेगी तब उसको इमेज नजर आएगा। तो इस तरह से फिर मैं कह सकता हूं एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। तो इसकी जो रेशो होती है उसी को डियर स्टूडेंट्स मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो ये देखें बीटा ओवर अल्फा, तो ये रेशो क्या कहलाती है, मैग्निफिकेशन कहलाती है। यहां तक क्लियर है, फार्मूला समझ आ गया डायग्राम से। अब चलते हैं अगली बात की तरफ। डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम फिगर ए वाली फिगर से हम tan थीटा को कैलकुलेट करते हैं। ट्राइंगल बन रही है ना, ये देखें ट्राइंगल बन रही है, तो इस ट्राइंगल से हम tan थीटा को कैलकुलेट कर लेते हैं। परपेंडिकुलर और बेस होता है tan थीटा इज इक्वल टू O ओवर D, क्योंकि परपेंडिकुलर क्या है, एंगल के सामने वाला O, बेस क्या है D, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और जहाँ से आप देख रहे हैं वो डिस्टेंस क्या है D। तो ये आ गया आपके पास परपेंडिकुलर O, बेस क्या आ गई D, तो O ओवर D। अब फॉर स्मॉल एंगल, क्योंकि ये एंगल बहुत छोटा है, सी आंख पे बनने वाला एंगल क्या है, बहुत छोटा है, तो फिर मैं कह सकता हूँ थीटा नियरली इक्वल टू tan थीटा, यानी कि थीटा की वैल्यू इतनी स्मॉल है कि अगर आप उसका tan ले तो तब भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर इसीलिए जहाँ tan थीटा होगा वहाँ थीटा लिख सकते हैं। तो इस tan थीटा की जगह थीटा लिखा, ये O ओवर D, वैसे ही क्वेश्चन 1 बन गई। अब फ्रॉम फिगर बी, इस बी वाले डायग्राम से यही चीज़ निकालते हैं, tan थीटा डैश इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस होता है tan, तो परपेंडिकुलर क्या है, एंगल के सामने वाला क्या है आई, तो ये आई लिख दिया, इमेज है ना, और बेस क्या है D, यानी कि आंख से लेके इमेज तक का डिस्टेंस D, और इमेज डिस्टेंस को आप Q भी कहते हैं। पीछे आप प्रीवियस टॉपिक के अंदर पढ़ के आ रहे हैं ना कि जहां से आप देख रहे हैं वहां से लेकर जहां पे इमेज बन रहा है वो सारा डिस्टेंस क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, इसे Q से डिनोट करते हैं। तो चाहे Q लिखें चाहे D लिखें, ये दोनों बराबर है इतने डिस्टेंस पे। और D ये कितना है, ये D है 25 सेंटीमीटर। इतने डिस्टेंस पे आपको ये इमेज बिल्कुल क्लियरली नज़र आएगा, ठीक है, बड़े साइज का। तो फिर से वही बात, फॉर स्मॉल एंगल थीटा डैश नियरली इक्वल टू tan थीटा, फिर जहाँ tan थीटा डैश है वहाँ थीटा डैश लिख सकते हैं, I ओवर D वैसे का वैसे। इक्वेशन बन गई 2। देखें इन दो डायग्राम से ये दो इक्वेशंस हमने कैलकुलेट कर ली, जो कि बहुत आसान है, सिंपल। उसमें भी tan थीटा लगाएं, इसमें भी tan थीटा अप्लाई करें और दो इक्वेशंस बना लें। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक नज़र यहाँ से देख लें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको बैठे बैठे यही टॉपिक अच्छे तरीके से तैयार हो जाए, दोबारा करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ तक हमने सारी चीज़ें देख ली। अब आ जाएं आगे, इक्वेशन ए बिकम्स, वो इक्वेशन ए को दोबारा लेने लगा हूँ। इक्वेशन ए क्या है, m मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू थीटा डैश ओवर थीटा या बीटा ओवर अल्फा, एक ही बात है। तो थीटा डैश किसके इक्वल आया, I ओवर D, ये लिखा हुआ है, थीटा डैश इज इक्वल टू I ओवर D। वैल्यू पुट कर दे, थीटा क्या है, O ओवर D, ये पुट कर दे। अब D से कैंसल, यानी कि ये D से कैंसल, I ओवर O रहेगा। अब I क्या है, इमेज, O क्या है, ऑब्जेक्ट, तो I से मुराद है इमेज डिस्टेंस, ठीक, और O से मुराद क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो आप प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर पढ़ के आ रहे हैं कि इमेज डिस्टेंस को आप Q भी कहते हैं ना, तो जहां इमेज डिस्टेंस होगा वहां Q लिख सकता हूं, और जहां ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वहां P लिख सकता हूं ना। तो फिर डिस्टेंस Q किसके इक्वल है, Q देखें किसके इक्वल है, D के इक्वल। तो जहां Q है वहां D लिख दिया, और जहां P है P वैसे का वैसे लिख दिया। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। M किसके इक्वल आ गया, D ओवर P के इक्वल आ गया। तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर, कोई है मसला, कितनी आसान डेरिवेशन है। अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला, अब लेंस फार्मूला जैसे मिरर फार्मूला था 1 ओवर F इज इक्वल टू 1 ओवर P प्लस 1 ओवर Q, वही लेंस फार्मूला था। तो लेंस फार्मूले को यूज करें। लेंस फार्मूला है जी 1 ओवर F इज इक्वल टू 1 ओवर P प्लस 1 ओवर Q। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ गलती कर जाते हैं, याद रखिएगा 1 ओवर Q प्लस का है, लेकिन मैं इसको माइनस में लिखूंगा। ये देखें 1 ओवर F वैसे इज इक्वल टू 1 ओवर P वैसे, प्लस था, मैंने इस प्लस की जगह यहाँ पे माइनस लिख दिया। क्यों, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स इमेज क्या है, वर्चुअल
इमेज कैसा बन रहा है, वर्चुअल। जब इमेज वर्चुअल बनता है तो फोकल लेंथ और क्यू क्या हो जाता है, नेगेटिव। ये पीछे आपको लेक्चर में हम बता के आ रहे हैं, ठीक है। तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 4। अब आप एक काम करें, इसी इक्वेशन में दोनों साइड्स पे क्या करें, डी से मल्टीप्लाई कर दें। तो इस साइड पे भी हमने डी से मल्टीप्लाई किया, इस साइड पे भी हमने डी से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अब डिस्टेंस डी ओवर एफ वैसे, डी ओवर पी वैसे, माइनस ये डी वैसे, क्यू किसके इक्वल है, क्यू वो तो डी के इक्वल है। तो जहां क्यू है वहां डी लिख दिया, तो डी से कैंसिल, यहाँ पे 1 रहेगा। अब ये 1 इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि डी ओवर एफ के साथ आके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। उस साइड पे माइनस का है, इस साइड पे आके ऐड हो जाएगा। और ये डी ओवर पी वैसे का वैसे लिखा हुआ है, क्लियर। अब जरा गौर करना है, ये जो डी ओवर पी है ये वाला, ये किसके इक्वल है, इक्वेशन 3 में देखें, ये डी ओवर पी किसके इक्वल है, मैग्निफिकेशन के इक्वल है। तो ये मैंने लिख दिया m, आगे 1 प्लस डी ओवर एफ वैसे का वैसे, ये रिजल्ट आ गया। वही बुक वाली इक्वेशन आ गई है, 1 प्लस डी ओवर एफ। ये है सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन का मैथमेटिकल फार्मूला। तो अब आपकी मर्जी, डेरिवेशन इस तरह से करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट में है जी रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर क्या है, आपकी बुक में डेफिनेशन है कि एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू क्लोजली ऑब्जेक्ट्स आर पॉइंट सोर्सेज, यानी कि अगर कहीं पे दो ऑब्जेक्ट्स इतने आपस में करीब हैं कि आप उनमें फ़र्क बता सकते हैं, तो ये जो एबिलिटी होगी ना उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, ये क्या कहलाएगी, रिजॉल्विंग पावर कहलाएगी। मैं आसान भाषा में इसको और अच्छे अंदाज में आपको समझाता हूँ। देखें, जब आप कोई पिक्चर लेते हैं, बनाते हैं ना पिक्स वगैरह, तो जब आप कोई पिक्चर लेते हैं उसको जब आप जूम करते जाएं तो उसका पिक्सल फटने लग जाता है, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब जब पिक्सल फटता है तो जिस चीज़ को आप देखना चाह रहे होते हैं वो आपको क्लियरली नज़र नहीं आती, ऐसे ही ना। तो इसका मतलब वो इमेज अपनी माइनर डिटेल्स खो देता है, यानी कि जिस चीज़ को आप देखना चाह रहे थे वो पिक्सल फटने की वजह से आपको नज़र नहीं आ रही। तो जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी माइनर डिटेल्स, यानी कि किसी भी चीज़ को या इमेज को आप देख रहे हैं और वो अपनी माइनर डिटेल्स खो दे, तो फिर उसको देखने के लिए जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी होती है उसी को आप रिजॉल्विंग पावर का नाम देते हैं। ये है रिजॉल्विंग पावर, ठीक, कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की ऐसी एबिलिटी जो माइनर डिटेल्स इमेज की खो जाती है उनको अचीव करने की जो एबिलिटी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, इसी को आप क्या कहते हैं, रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। क्लियर है जी। लास्ट में एक छोटा सा एमसीक्यू है कि अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ दी गई है f = 5 सेंटीमीटर और आपसे क्या है मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर आप कैलकुलेट करें, तो फिर फार्मूला आपको पता है। यहाँ पे देखें सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में m = 1 प्लस डी ओवर एफ, तो फिर यहाँ पे यूज़ करते हैं m = 1 प्लस डी ओवर एफ, तो ये आ जाएगा 1 प्लस डी। अब भी डी तो नहीं दिया हुआ, लेकिन डिस्टेंस याद रखिएगा, लीस्ट डिस्टेंस को रट्टा मार ले, ये कितना होगा 25 सेंटीमीटर। वो दे या ना दे, आपको पता है कि इतने डिस्टेंस पे हमें इमेज बिल्कुल हमारी आंख को क्लियरली नज़र आएगा। हाँ, अगर इससे आप डिस्टेंस कम करते हैं, 25 से कम है, तो फिर इमेज आपको ब्लर टाइप नज़र आएगा, ठीक। तो 25 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ कितनी दी गई है 5 सेंटी सेम यूनिट रहेगा, यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा 5 था 25, तो 1 प्लस 5 = 6, ये मैग्निफिकेशन आ जाएगी। अब यहाँ से ज़रा गौर करें, फोकल लेंथ कितनी है 5, मैग्निफिकेशन कितनी आई 6। तो इसका मतलब जिस लेंस की फोकल लेंथ कम होगी वहाँ मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो फिर मैं कह सकता हूँ कि मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन का फोकल लेंथ के साथ जो रिलेशन है वो क्या है, इनवर्स है। अगर फोकल लेंथ कम तो मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये रिलेशन भी डिस्टेंस याद रखने वाला है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास इस टॉपिक की डिस्कशन। लास्ट एक छोटा सा और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अगर आप इस कन्वेक्स लेंस को किसी लिक्विड के अंदर यूज़ करते हैं तो फिर मैग्निफिकेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है और फोकल लेंथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये आपने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर आंसर बताना है कि अगर इस कॉन्वेक्स लेंस को हम किसी लिक्विड की फॉर्म में, यानी कि लिक्विड जहाँ पे हो वहाँ पे इसको रख दें, यूज़ करें, तो तब डियर स्टूडेंट्स मैग्निफिकेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा।
इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपने कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी हर हाल में बताना है। क्लियर? तो फोकल लेंथ को कैसे चेंज कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस देखें ना फोकल लेंथ के साथ मैग्निफिकेशन का रिलेशन इनवर्स है ना, तो फोकल लेंथ कैसे चेंज होगी? अगर आप इस लेंस को थिक लें, यानी कि ये ऐसे, अगर आप थिक लेंगे, जितना थिक लेंगे लाइट की रेज पास होने के बाद जल्दी कन्वर्ज होंगी, जल्दी, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर लेंस को आप थिक यूज करते हैं, थिक लेंस यूज करते हैं, तो फोकल लेंथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक। और अगर थिन लेंस यूज करेंगे, पतला, ये ऐसे पतला लेंस अगर आप यूज करेंगे, तो फिर इस केस में क्या होता है कि लाइट की रेज दूर जाके कन्वर्ज होती है, यानी कि लेंस में से पास होने के बाद दूर जाके कन्वर्ज होती हैं। जब दूर जाके कन्वर्ज होंगी तो ये फोकस पॉइंट बन जाएगा ना, ठीक है। तो फिर यहां से यहां तक देखें ये डिस्टेंस बढ़ गया, तो इसका मतलब फोकल लेंथ बढ़ गई है। तो थिक से फोकल लेंथ कम होती है और थिन से फोकल लेंथ बढ़ती है। ये भी आपने पॉइंट अपने माइंड में रखना है। अब आप इजीली कमेंट सेक्शन के अंदर उसका आंसर बता सकते हैं जो मैंने क्वेश्चन किया था। तो ये थी हमारे पास आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूं कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।